तक मुझे पता चला है, ठीक है, तो उसके तो 96.2% है, ठीक है। कैसे परसेंट है? ठीक है, खराब है, कैसे है, कोई बता सकता है? ठीक है चलेगा या फिर बहुत बेकार है? क्या बोलते हो? ये आर्यन, तुम जानते होगे, स्टूडेंट था हमारा, इसके हैं, इसने सिर्फ 10th बोर्ड के लिए कितने दिन पढ़ा होगा, ये बताओ, गेस कर सकते हो? ये 10th बोर्ड के लिए ना, स्टार्ट किया था इसने पढ़ना जनवरी में, ठीक है। तुम्हारे फेब के एंड में या फिर मार्च में एग्जाम होते ही है, तो इसने जनवरी और फरवरी बस पढ़ा है 10th बोर्ड के लिए। बाकी टाइम ये हमारे यहाँ पे 11th और 12th की पढ़ाई करता था, बाकी टाइम पे। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इतनी बड़ी बात नहीं परसेंट लेकर के आना 10th में, यू शुड फोकस ऑन द बेटर थिंग्स, परसेंट आ ही जाएंगे, डरो मत, ठीक है, आ जाएंगे परसेंट। आजकल गरिमा बहुत लेट ज्वाइन करती है, घूमते काम पे आती है, हाँ, वो चलो कहाँ तक पढ़ लेते बताना मुझे एक बार। टॉपिक बताना। सर पटना तक हो गया था। सर चैप्टर 1 में मोशन को रिवाइज करा सकते हैं क्या, क्योंकि वो साइंस का एग्जाम है 17 को। करा सकता हूँ। ऐसा करते हैं, पहले आधे घंटे चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हैं, फिर आधे घंटे आखिर में रिवीजन कराते हैं, चलेगा आदित्य? थर्ड लॉ पढ़ा चुका था ना मैं, थर्ड लॉ फिर क्या था और उसके आगे में? तो उसके बाद फिर वो मतलब चलो आ जाओ, ये पढ़ते हैं, चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, ये याद रखना, ये 11th 12th सब जगह पे इतना ज्यादा हेविली इंपॉर्टेंट है, और बहुत जरूरत है इस लॉ की दुनिया को, ठीक है। 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है, 5 स्टार। चॉकलेट वाला 5 स्टार सोच रहे हो? चॉकलेट वाला नहीं। हम्म। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है, पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं, कि इफ नेट फोर्स नेट फोर्स acting on a system is zero, then the total momentum of the then the total momentum of system remains constant, ठीक है। स्टेटमेंट बस लिख लिया, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ना हम लोग को 2-4 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए बस भूल जाओ। पहले बात तो सिस्टम को समझो, सिस्टम क्या है, सिस्टम वर्ड की इस्तेमाल हो गया ना इसमें, ठीक, कुछ नहीं, जो चीज को तुम ऑब्जर्व करते रहते हो ना, वो सिस्टम है तुम्हारे लिए, ठीक है। किसी भी चीज को जो जिसको तुम देख रहे हो, जिसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो जैसे मान लो 2 बॉल रखी हुई है, और सिर्फ मैं बॉल नंबर ए को स्टडी करना चाह रहा हूँ, बॉल ए को, तो मैं बोलूंगा ए मेरा सिस्टम है। मैं सिर्फ बी को स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो बी सिस्टम है मेरा। और अगर ए और बी को मिला करके स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो ए प्लस बी सिस्टम है मेरा। अगर बॉल ए 1 kg का है, और अगर वो इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और बॉल बी जो है वो 2 kg का है, और अगर वो भी इधर 3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ ए कितना होगा,
पी ए मतलब मोमेंटम ऑफ ए, समझ रहे हो ना? पी मतलब पी से मोमेंटम को डिनोट करते हैं हायर क्लासेस में, याद रखना। मोमेंटम को एम से डिनोट क्यों नहीं करते, कोई बता सकता है क्या? मोमेंटम तो म से चालू हो रहा है, म एम होना चाहिए था। और मास रिप्रेजेंट होता हाँ, है इसमें। मास है, समझ रहे हो ना? काफी लॉजिकल बात है, एम से मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ ए, वो मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, 1 into 3। मोमेंटम ऑफ बी, मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, डोंट वरी। ठीक है, इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ 6 kg/s। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा फिर? मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी। 9 kg मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली, सिस्टम का मोमेंटम बता दिया, अगर मेरे लिए वो दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम है तो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम है तो, ठीक है ना? देखो ये लॉ क्या बोलता है, एक बार ध्यान से सुनने कुछ। ये लॉ ये बोलता है कि अगर तुम इसको सिस्टम मानते हो, अगर इस पूरे को सिस्टम मानते हो, और अगर इस सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई बाहर से बंदा नहीं आ रहा है, जैसे तुम आकर के खड़े होकर के इसके ऊपर में फोर्स लगाने लग गए, या फिर इधर से कोई बंदा आकर के फोर्स लगाने लग गया, ऐसा ना हो रहा हो जब तक, इफ देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, है ना? नो नेट फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, इफ इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, तब इसका मोमेंटम नहीं बदलेगा। ये आपस में टकरा जाए, ए बी के ऊपर टकरा जाए, बी के ए के ऊपर टकरा जाए, तो ए और बी का आपस में तो बदल जाएगा, बट जो सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम का फिर भी कैलकुलेट करोगे तो 9 ही निकल करके आएगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो। समझ रहे हो? थोड़ी देर में ऐसा हो सकता है कि तुम देख पा रहे हो कि वैसे अभी तो लोग टकराएंगे नहीं, क्यों नहीं टकराएंगे? बी वाला ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ठीक है, बट मान लेते हैं कैसे भी करके अगर ये टकरा जाते किसी कारण से, तो हो सकता है 8 और 1 हो जाता उनके पास, तभी भी 8 + 1 9 रहता, या फिर 4 और 5 हो जाता, तभी भी उनके पास 9 रहता। ये लॉ बोल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बता सकते हो नेट मोमेंटम कितना होगा? फाइंड पी सिस्टम, फाइंड नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अभी वो लॉ के ऊपर तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, वो लॉ के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं। इसका 10 मीटर पर सेकंड दे दिया मैंने, ये तुम्हें सॉल्व करना है। सीधे ये एक्सप्रेशन बताना है तुम्हें मेरा, इसमें ऑफ कोर्स दिमाग लगाना है तुम्हें थोड़ा सा। कितना होगा बताओ? वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, याद रखना। नेट मतलब टोटल। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है क्या आवाज आने में? ठीक है, तो आशु तुम्हारे घर में प्रॉब्लम होगा, देखो बाकी लोग को तो नहीं होगा इशू। वैल्यू कोशिश करो, इसकी वैल्यू बताओ। देखो कितना बोलेंगे, इसका बोलेंगे, इसका तो 20 है, इसका कितना बोलेंगे, 4 है, लेकिन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते, अलग अलग डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो मैटर करता है। ठीक है, तो इसका बोलेंगे 16 kg/s। क्यों माइनस किया है ना, 16 kg/s टूवर्ड्स राइट। बोलना चाह रहे हो तो टूवर्ड्स राइट बोल लो, नहीं बोलना चाह रहे हो तब भी समझ जाएगा वो, बट बोल देना चाहिए हमेशा। सोचो, कोई डाउट हो तो बताओ। और
आई डोंट थिंक यू मस्ट बी हैविंग एनी डाउट। अब इस लॉ के ऊपर में और आते हैं, और देखते हैं इस लॉ में फिर से आते हैं। इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इफ या फिर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर जीरो फोर्स है ना, जीरो फोर्स है मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग बोल सकते हो, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, हमने जब फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा था, फोर्स तो क्या बोला था फोर्स को, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ इस चीज को। रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम क्यों से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, रेट के चलते, तो ये फोर्स हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर में, तो पी एफ माइनस पी आई बाई टी जीरो हो जाएगा। जब इसको इधर भेज दोगे तो वो भी जीरो बन जाएगा, तो पी एफ माइनस पी आई जीरो हो जाएगा, मतलब पी एफ इक्वल टू पी आई हो जाएगा, है ना। मैथमेटिकली हमने उसी बात को करी है। अब इफ फोर्स इज जीरो देन फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम नहीं बदला है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछता है 5 मार्क्स वगैरह के लिए पूछ देता है, तो देखो डिराइव क्वेश्चन है, डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ। यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करके करेंगे, देखना सोल्यूशन। एक बॉल ले लेना, एक और बॉल ले लेना, बॉल के नाम रख दो ए बी, ऐसा बोल दो ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो इसका मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है, और ये सीन है बिफोर कोलिजन का, ठीक है। ऐसा बॉल है कि जो ए है ना वो थोड़ी देर में टकराने वाला है बी से, तो कोई तो ऐसा समय आएगा जिसमें ए बी से चिपक जाएगा, कोई तो ऐसा मोमेंट रहेगा, ठीक है। मास उतने ही रहेंगे, इस समय पे इनकी स्पीड जो रहेगी कुछ रहेगी, मान टकरा रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन। फिर ऐसा कोई समय आएगा कि बी को देखो ना, बी को पीछे से टक्कर लगा है, तो बी जिधर जा रहा था उधर ही उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, और लेट अस से द फाइनल स्पीड इज v2, और इसकी फाइनल स्पीड जो है वो v1 ही है। ऐसा हो सकता है क्या कि टकराने के बाद भी बी सामने की तरफ ही जाता रहे, या मैंने गलत लिख दिया, टकराने के बाद भी ए, सॉरी ए, बी नहीं, टकराने के बाद भी ए सामने ही जाता रह सकता है क्या? अच्छा, कोई और बताओ, एक तो हाँ बोल रहे हैं। ठीक है जाते रह सकता है, कैसे बताऊं, ऐसे देखो, एक ट्रेन आ रही थी मान लो, ट्रेन आ रही थी और एक बंदा साइकिल चला करके सामने जा रहा था, ये साइकिल बनाने नहीं आ रहा है मेरे को, बट मान लेते हैं साइकिल चलाते हुए जा रहा था, तो ट्रेन जब पीछे से टक्कर मारेगा तो ट्रेन थोड़ी पीछे चले जाएगा भाई, साइकिल को अरे, 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 मैंने साइकिल को टक्कर मार दिया, ठीक है, तो साइकिल पीछे नहीं चले, ट्रेन पीछे नहीं चले जाएगा, साइकिल तो और आगे चले जाएगा, साइकिल पहले भी आगे जा रहा था और आगे चले जाएगा, और ट्रेन भी आगे जाता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल तो है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में रिबाउंड भी हो सकता है, कुछ केसेस में आगे जाते रह भी सकता है, तो आगे जाने वाले केस को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम ये बताओ, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना है, बिफोर कोलिजन, तो तुम क्या बोलोगे?
m1 u1 ये पहले वाले का मोमेंटम है और m2u2 ये बाद का कोलिजन, सॉरी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ वन प्लस मोमेंटम ऑफ टू, टोटल हाँ भाई ऊपर चले जाएगा वो, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन कितना है इस डायग्राम के हिसाब से, वो है m1v1 प्लस m2v2। सोचो ना, बाद में बाद वाली स्पीड इंटू बाद वाला मास प्लस बाद वाली स्पीड इंटू बाद वाला मास, ठीक है। अगर तुम समझ रहे हो ना तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में, डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग टू प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं रियलिटी में, कि इनिशियल मोमेंटम जो है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है करके, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं अपन। मतलब m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोल देंगे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो अभी तो बस लिखा है कि इनिशियल इतना है फाइनल इतना है, दोनों को सीधे सीधे बराबर थोड़ी कर देंगे। अब मान लो जो कोलिजन हुआ ना, लेटस से जो कोलिजन है, लेटस से लेट्स से कोलिजन जो है वो टी सेकंड के लिए है, टी सेकंड के लिए, टी सेकंड तक कोलाइड होता रहा। तो फोर्स फोर्स होता क्या ये बताओ, फोर्स क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पूरा वर्ड लिखना एग्जाम में, मॉम मत लिख देना, फाइनल मॉम माइनस इनिशियल मॉम, ऐसा नहीं चलेगा भाई, है ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वन टाइम होता है, ये फोर्स होता है। तो अगर मैं तुम्हें इतनी बात से ये बोलूं कि फोर्स ऑन बी कितना है करके, बी के ऊपर में कितना फोर्स लगा है, तो क्या बोलोगे, बी का फाइनल मोमेंटम माइनस बी का इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो बी के ऊपर जो फोर्स लगा है, कौन लगाया है बी को फोर्स बता सकते हो, बी को ए ने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगा, बी का फाइनल मोमेंटम कितना है m2v2, बी का इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 सॉरी m2u2 अपॉन टाइम। ये डाउट है तो पूछो किसी, फाइनल मोमेंटम जो है वो बी का, बी का फाइनल मोमेंटम m2 इंटू v2 है, इनिशियल मोमेंटम इसका ये है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स ऑन ए निकालूं, ए ए के ऊपर में किसने फोर्स लगाया है, बी ने। अब देखो ना, ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन बी का, और ये डायरेक्शन है फोर्स ऑन ए का, ठीक है। अभी फोर्स ऑन ए निकालने से मेरे को मतलब है, तो फोर्स ऑन ए में मैं क्या बोलूंगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए है ये, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए है ये, अपॉन टाइम, ठीक है। बट थर्ड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ए बी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए के ऊपर उतना लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो एफ ऑन ए जो है ना, जो बोलो एफ ऑन ए जो है ना, वो माइनस ऑफ एफ ऑन बी है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां से भी दिख रहा है ऑपोजिट है डायरेक्शन करके, ठीक है। तो अब डेरिवेशन के आखिरी स्टेज में पहुंच गए हम लोग, एफ ऑन ए जो है वो ये है, एफ ऑन बी जो है वो माइनस तो साइन फॉर्मूले में है ना, अब एफ ऑन बी m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी, टी ने टी को मार डाला बेरहमी से, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2,
प्लस m2u2। मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। देखो ये माइनस था, इस साइड आकर के प्लस बन जाएगा। पहले तो m1v1 लिखा मैंने, फिर m2v2 को इस साइड लाया तो प्लस बन गया, ठीक। ये राइट साइड गया तो प्लस बन गया। इसका मतलब क्या पता चला? इट मीन्स दैट फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम है। ये ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों के ऊपर में कोई बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? तुम अगर इनको एक सिस्टम मानो तो ये लोग आपस में अंदर में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अंदर में फोर्स लगाने के चलते ना, बाहर से अंदर में फोर्स लगाने के चलते मोमेंटम नहीं बदल जाएगा सिस्टम का, बाहर से लगाना पड़ेगा। यही बात को हमने स्टेटमेंट में बोल रखा है, ये लॉ है। और ये लॉ का प्रूफ क्या है? एक तो प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। एक प्रूफ यहाँ पे कर रखा है, ये देखो, अगर फोर्स जीरो है, इफ द फोर्स इज जीरो बाहर वाला, तो ये, बट ये प्रूफ हमारे सीबीएसई में नहीं है ना। ये हायर क्लासेस में ऐसा प्रूफ देते हैं, हायर क्लास में। समझ गए हो क्या? दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इन सीबीएसई। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो, यहाँ पे मैं 2 मिनट रुकता हूँ सबके लिए। छोटा कर देता हूँ ताकि तुम देख सको, एक ही बार में आ जाए। नहीं आया? कौन सा पार्ट नहीं आया पूछो आंसर। जो पार्ट नहीं समझ में आया वो पर्टिकुलर पार्ट को पूछो, वो स्टेप को पूछो। अगर पूरा समझ में नहीं आया तो मैं पूरा बता देता हूँ दोबारा, कोई दिक्कत। कुछ भी नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी भी ना ट्राई क्या करो कि कुछ चीज समझाया जा रहा है ना, तो ऐसा कुछ तो होगा ना कि कोई ये वाला पार्ट, अरे ये वाला पार्ट क्या लिखते हैं, ये समझ में नहीं आया। अब उसके आगे का कुछ तो समझ में नहीं आएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अगर शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, हाँ चलो, अगर नेटवर्क इशू तो बता देता हूँ। देखो, हमारा लॉ ये है कि सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम मतलब अगर दो बॉडी को तुम सिस्टम मान रहे हो तो वो दोनों बॉडी का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, वो नहीं बदलेगा अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब अगर मैं बॉल ए और बॉल बी को एक सिस्टम मानूं, बॉल ए प्लस बॉल बी को, तो इसका मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये लोग आपस में टकरा रहे हैं। ए और बी को कोई तीसरा बंदा सी फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इनकी टोटल जितने भी मोमेंटम है, ठीक है, वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहनी चाहिए। इनफैक्ट हर समय सेम रहेगा। 10 साल बाद भी आओगे ना और देखोगे कि इनको कोई बाहर वाला बस बंदा फोर्स मत लगाया हो, ना एयर रेजिस्टेंस लगा हो, ना फ्रिक्शन लगा हो, ना किसी सी से टकराया हो, ना अर्थ की ग्रेविटी काम करी हो इन पे। समझ रहे हो? जब तक ऐसा कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल मोमेंटम हमेशा उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ये चीज प्रूव करना है हम लोग को थर्ड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि ए बी के ऊपर में जितना फोर्स लगाएगा और बी ए के ऊपर में जितना फोर्स लगाएगा, दोनों बराबर रहेंगे बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे, तो एक दूसरे का नेगेटिव रहेगा। अगर ए बोलता है कि मैं बी के ऊपर में 10 न्यूटन लगाया हूँ, तो बी बोलेगा कि मैं ए के ऊपर में -10 न्यूटन लगाया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मोमेंटम कितना था सिस्टम का बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। तो हमने बोला कि कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट ए u1 स्पीड से जा रहा था, ऐसा हमने लिया है। लेट अस से दैट ऑब्जेक्ट ए इज ट्रैवलिंग विद u1 स्पीड बिफोर कोलिजन एंड ऑब्जेक्ट बी इज ट्रैवलिंग विद u2 स्पीड। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, पहले वाले का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम। ठीक है, सिमिलरली टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? आफ्टर कोलिजन वो लोग, हम लोग माने कि लेट आफ्टर कोलिजन दे हैव स्टार्टेड मूविंग विद स्पीड v1 एंड v2,
लेट अस से आफ्टर कोलिजन दे हैव स्टार्टेड मूविंग विद स्पीड v1 एंड v2, ये उनका मोमेंटम हो जाएगा फाइनली। हमें क्या प्रूफ करना है? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई सी बंदा फोर्स नहीं लगा रहा है, सी, तो इनिशियल जो मोमेंटम है ये इसके बराबर है, ये बात को प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर है क्या? आशु बताओ। कोलिजन वाला डायग्राम तो मैंने समझाया भी नहीं अभी। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा होगा? जब कोलिजन हो रहा होगा तो कुछ सेकंड के लिए कोलिजन तो हो रहा होगा ना। टकराने से पहले ऐसे हैं, टकराने के समय में कैसे हो जाता है, एकदम चिपट जाते हैं, इस तरीके से कुछ हो जाता है कि ठीक है, ऐसे चिपट जाते हैं वो लोग थोड़ी देर के लिए। तो कोलिजन मान लो 1 सेकंड तक कोलाइड करते रहे वो लोग, है ना, आ रहे थे 1 सेकंड तक कोलाइड किए, फिर अलग हो गए, तो दोनों सामने जा रहे थे, टकराए और फिर अलग हो गए। तो जो जब तक कोलिजन हो रहा है, मान लो 3 सेकंड के लिए हो रहा है, तो उस समय पे फोर्स लगा रहा होगा बी पे, फोर्स ऑन बी लगा रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? ए लगा रहा होगा, है ना, फोर्स ऑन बी बाई ए। ए पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? बी, है ना, देखो ना, ए टकराएगा तो बी पे फोर्स लगाएगा, बी पे क्योंकि ए ने फोर्स लगाया तो बी भी बोलेगा कि मैं भी फोर्स लगाऊंगा। थर्ड लॉ मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। टकराने के बाद पक्का इनकी स्पीड बदलेगी, पक्का बदलेगी, बदलेगी बदलेगी। U2 समझो सामने की तरफ जा रहा था धीरे धीरे U2, और सामने की तरफ जा रहा था, पीछे से आकर के किसी ने इस पे हमला कर दिया, ठीक है, मतलब पीछे से आकर के इसको कोलिजन हुआ तो इसके ऊपर में और स्पीड आ गई होगी, ठीक है। अभी बताओ, अभी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, पूछा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछा करो। ट्राई करूंगा कि मैं बता दूं करके, क्योंकि क्लास का अल्टीमेट एम ये है कि तुम समझ करके जाओ। हमें प्रूव करना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सही है तो। कंजर्व मतलब नहीं बदलना, कंजर्व रहना, पहले जितना था उतना ही बाद में होना, ठीक है। कंजर्व करना बोलते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, पहले जैसा फॉरेस्ट है वैसे ही रखो, कुछ बदलना ना चाहे, ठीक है। अब हम लोग फोर्स का होता क्या है एक्चुअली? फोर्स बोलते हैं कि मोमेंटम कितना बदल गया है अपॉन टाइम, है ना। फोर्स को याद करो, डिफाइन किए थे, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ से प्रूव करना है ना इस बात को हम लोग को, कि ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है करके। तो पहले फोर्स लाए तो सही, तो ये फोर्स है, फोर्स बी पे कितना लग रहा होगा? बी पे इतना फोर्स लग रहा होगा कि बी का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। फोर्स ऑन बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। तो बी का फाइनल मोमेंटम कितना है? ये देखो, ये बी का फाइनल मोमेंटम है, m2 इंटू v2। इनिशियल मोमेंटम कितना है? बी का ही, बी का ये है इनिशियल मोमेंटम, m2 इंटू u2, है ना। बट टाइम भी होना चाहिए क्योंकि फोर्स में नीचे में टाइम भी रहता है। सिमिलरली ए का फाइनल मोमेंटम, ठीक है, और ए का इनिशियल मोमेंटम, ए का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या बोलता है थर्ड लॉ? ए बी के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना बी भी ए के ऊपर लगाएगा। ए के ऊपर में जितना लगा है एफ ऑन ए, उतना ही बी के ऊपर लगा है, बस माइनस है ये लोग एक दूसरे के, एक 10 न्यूटन लगाया तो एक -10 न्यूटन लगाया।
इसलिए ऐसा लिख दिया। फिर इस चीज को मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, एज इट इज। इस चीज को मैंने एज इट इज रख दिया, लेकिन एक माइनस भी है थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। फिर ऐसा करने के बाद बस इसके बाद तो मैथ्स रह गए। ये इसको ऐसे ही रहने दिया, इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म माइनस हो गया, सेकेंड टर्म प्लस हो गया क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसको इस साइड लेकर के आ गए, क्यों? क्योंकि यू यू वाले टर्म को एक साइड रखना चाह रहे थे। क्यों? ताकि इनिशियल टर्म सभी एक साइड रहे। इस टर्म को मैं इस साइड लेकर के आ गया ताकि फाइनल फाइनल टर्म एक साइड रहे। फिर इससे आ गया कि फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। समझ गए क्या? कौन सा पार्ट नहीं समझो, बताओ अगर नहीं समझो। हम्म। स्टेप समझ में नहीं आया कौन सा? सर। ये m1v1 माइनस m1/2 u2 इधर के समझ में नहीं आया कैसे? कैसे क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना ये वाला बात? हाँ तो इस वाले हाँ सर, टर्म को वहाँ तक राइट, क्लियर है। इस वाले टर्म को मैं राइट साइड भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा ना। यहाँ पे -8 लिखा रहेगा कुछ, तो राइट साइड भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 बन जाएगा। ट्रांसपोज करना, तो ये वाला टर्म यहाँ से राइट साइड भेजे तो यहाँ पे देखो प्लस में ऐड किया है मैंने। ये वाला टर्म लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड भेजे तो यहाँ पे ये माइनस था तो वो प्लस में आ गया। ठीक, ये ऐसा कैसा नीचे लिखा हुआ है, ये ऐसा कैसा है नीचे लिखा हुआ है। हाँ बोलो। ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट करके देखना घर पे आराम से। ये डेरिवेशन आता ही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या है इस चीज का करके। गन देखे हो? गन में कहीं ना कहीं पे गोली रहती है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे है करके, ऑल्दो बहुत पीछे रहती है बट 1 मिनट के लिए मान लो यहाँ पे है गोली। तो जब इस गन को तुम बिल्कुल ही नहीं टच कर रहे हो, मतलब समझो हाथ में बस पकड़े हुए हो, एक गन को पकड़ करके रखे हुए हो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा गन का? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन सिस्टम, बुलेट प्लस गन, ये हमारा सिस्टम है, इसके जीरो होगा क्योंकि बुलेट का कुछ मास है, गन का भी कुछ मास है। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम को क्या लिखते हैं एक्चुअली में? एम इंटू जीरो प्लस एम इंटू जीरो, ठीक है ना। बट फायरिंग हो जाने के बाद में इसकी कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी। कोई इसकी स्पीड आ गई v मान लो, इस m मास की, इसका मास m है, ठीक है। तो ये कितनी स्पीड से रिकॉइल होगा ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। रिकॉइल होगा ना, बंदूक पीछे आती है ना, देखे होगे। जितना धाकड़ गोली आगे मारो, मतलब बड़ा सा बड़ी स्पीड से गोली आगे मारो, उतना ही मतलब पीछे जाता है ये। क्यों जाता है? ताकि मोमेंटम जीरो रहे, टोटल मोमेंटम।
टोटल मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, लेकिन बाद में एक चीज की मोमेंटम सामने आ गई है तो दूसरे चीज की मोमेंटम पक्का पीछे होनी चाहिए ताकि कैंसल आउट कर सके उसको। ठीक है, अब इसकी मोमेंटम देखो ना, इसका मोमेंटम ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी मोमेंटम जीरो है अभी करके, इसकी मोमेंटम है बट पूरे सिस्टम की जीरो होने के लिए इसको नेगेटिव होना चाहिए इसका मोमेंटम। अब मास नेगेटिव हो नहीं सकता तो स्पीड नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये पीछे किसी ना किसी स्पीड से जाएगा, मान लो वी डैश स्पीड से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले जो जीरो था, है ना, वो बाद के स्पीड के बराबर रहेगा, वो रहेगा मोमेंटम के बराबर रहेगा। एक मिनट के लिए ना ऐसा मान लो एक मिनट के लिए बस ऐसा मान लो कि सामने की तरफ जा रहा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या वैसे? इस केस में तो सामने जाएगा ही नहीं, लेकिन मैथमेटिकली ना ऐसा लिख सकते हैं, समझो। अब इससे क्या होगा, इधर तो जीरो रख रखा है ना तुमने, तो माइनस एम वी इक्वल टू एम वी डैश हो जाएगा, और ये जो वी डैश है वो माइनस एम वी अपॉन एम हो जाएगा। ये रिकॉइल स्पीड है, रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइल होना, बंदूक का पीछे चले जाना, रिकॉइल स्पीड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव शोज दैट gun will move backward, that gun will move backward। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर गन को आगे क्यों ले लिए हो, पीछे क्यों नहीं ले रहे हो? पीछे भी ले सकते हो, पीछे रहोगे तो माइनस साइन के साथ लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम तो हमेशा सामने जा रहा ही मान ले करना, समझ रहे हो? तुम सामने जा रहा है ही मान लेना, वो मैथ्स तुम्हें बता देगा कि पीछे जा रहा है, मैथ्स बता देगा नेगेटिव है भाई। ठीक, तो इसके बारे में वर्ड्स में लिखना है, पर ये पूरा नहीं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात हुई। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, व्हाई डज अ गन रिकॉइल व्हेन बुलेट इज फायर्ड? तो तुम बोलोगे व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, सॉरी तुम ऐसा बोलोगे, बिफोर द बुलेट इज फायर्ड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, सो आफ्टर द फायरिंग ऑफ द बुलेट also the momentum of the system should be zero, but bullet has a momentum in the rightward direction, so the gun should have momentum in the backward direction। ठीक है, और होता है बहुत। वॉइस रिपीट हो रही है क्या सब लोग को? देखो यार, फिर अशु तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क आज में इशू है शायद। रॉकेट कैसे उड़ता है? तो हम लोग बोलते हैं रॉकेट उड़ता है, देखो वो मजाक था, वो नहीं लिखना तुम्हें। अगर एक रॉकेट है तो रॉकेट क्या करता है, वो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ गैस को मोमेंटम भेजता है ना, गैस को नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, तो उसको भी सामने ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलता है गैस से, है ना। थर्ड लॉ से भी समझा सकते हो, मैं बोल रहा था तुम्हें, याद करो इसको। थर्ड लॉ से क्या बोलोगे? थर्ड लॉ से ये बोलोगे कि द रॉकेट अप्लाइज फोर्स on the gas in the downward direction, therefore the gas applies force on the rocket in the upward direction। ठीक है, इसी चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे बताओगे? गैस attains momentum in the downward direction, therefore the rocket attains momentum in the upward direction। ठीक है, क्योंकि उड़ने से पहले जस्ट रेस्ट में जब थे तब तक तो दोनों का मोमेंटम जीरो था, दोनों मिलाकर किसी को, तो बाद में भी टोटल जीरो होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर 3, वही वही हर बात जो थर्ड लॉ में है वो हर बात यहाँ पे भी है। जब आदमी बोट से उतर रहा है तो क्यों बोट पीछे चली जा रही है? क्योंकि मैन को सामने मोमेंटम मिल गया तो बोट को पीछे मिलना चाहिए,
क्योंकि मैन जब बोट पे बैठा हुआ था तब दोनों को मिला करके 0 मोमेंटम था। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा वो था, एक बुक पढ़ी थी मैंने जब मैं अपने आईटी जेई की तैयारी कर रहा था अपने समय पे। तो बुक में ना एक वो था, नॉवेल में एक स्टोरी थी, एक कॉलेज के लाइफ की थी। बताऊं? मोमेंटम से रिलेटेड है। हाँ सर बताइए। ठीक है, तो ऐसा होता है उसमें कि जल्दी समझाता हूँ, बहुत लंबा नहीं, छोटा सा। एक पर्सन रहता है, उसकी रैगिंग होते रहती है, तो उसकी रैगिंग होते रहती है, तो कॉलेज में रैगिंग लेते हैं ना, खास करके मेडिकल कॉलेज में तो बहुत रैगिंग होती है। तो उस पर्सन की रैगिंग लेते रहते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और फ्लोर पे एकदम फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, चिकना फ्लोर, ठीक है, तो तुम वहां पे अगर सुसु करोगे तो क्या होगा करके। ठीक है, तो ये बंदा बोलता है जिसकी रैगिंग होते रहती है, बहुत डरे रहते हैं ना, मारपीट देते सीनियर लोग को, तो डरा रहता है, तो बोलता है कि नहीं सर मैं ऐसा क्यों करूंगा। ठीक है, तो सीनियर लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तुम्हें बोलेंगे तो क्या करोगे, तो बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा क्यों करूंगा, फिर खींच के एक थप्पड़ देते हैं उसको, तो और डर जाता है वो। स्टोरी है, जैसे स्टोरी तरह से सुना रहा है। तो वो बोलते हैं जब तू सुसु करेगा ना तो तू पीछे चले जाएगा, क्योंकि तू सामने मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से एप्लीकेशन है ये। वाकई ऐसा होगा अगर सरफेस परफेक्टली स्मूथ होगी तो। ठीक है, सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ होगी तो वाकई ऐसा होगा। रफ रहती है ना तो हमें रोक लेता है वो रफ सरफेस। तुमने देखा होगा ना, हवा से जब गिरते रहते हैं तो ब्रीफकेस को इधर फेंक दो बोलते हैं। जैसे देखो ये जमीन है, ये वाली चीज जमीन है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, और ब्रीफकेस लेकर के तुम हवा से उड़ रहे थे बट तुम गिर रहे हो, और तुम्हारे हाथ में ब्रीफकेस है, तो तुम जमीन पे डेफिनेटली नहीं गिरना चाहोगे, तुम पानी पे गिरना चाहोगे, तो तुम्हें ब्रीफकेस इधर फेंक देना चाहिए, ताकि ब्रीफकेस तुम्हें पीछे फोर्स लगाए और तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के चलते इधर तरफ जाओ और पानी में जाकर के गिर जाओ। ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो रिकनेक्ट होते हैं।